दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 7। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में कौन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण हेतु विधि निर्धारित कर सकता है? ऑप्शन देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी। आप जान लीजिए दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये कहा गया है कि राज्य विधानमंडल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए विधि निर्धारित कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके और मिलान करना है। केंद्र द्वारा उद्गृहित और राज्यों द्वारा संग्रहित विनियोजित कर, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 268 से 293 तक जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के माध्यम से इसकी चर्चा की गई है। केंद्र द्वारा उद्गृहित सेवा कर, लेकिन जो है केंद्र द्वारा राज्यों द्वारा संग्रहित विनियोजित कर, तो इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 268 क में किया गया है दोस्तों। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, ये अनुच्छेद 269 के द्वारा। और इसी तरह संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र और राज्यों के बीच बंटने वाले कर, इसका प्रावधान अनुच्छेद 270 के अंतर्गत किया गया है। तो आप जान लीजिए दोस्तों संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है और 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के बीच राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीधे सीधे सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। बिल्कुल सही है। और इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 252 ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है और संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि बाद में कोई भी राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है और ऐसे कानूनों में किसी तरह का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, संबंधित राज्य नहीं। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, समवर्ती सूची के विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त है, उनमें कार्यकारी शक्तियां सामान्यतया किस में निहित होती हैं? ऑप्शन है संघ सरकार में,
राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है राज्य सरकार को। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो समवर्ती सूची है, इनके विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं, उनमें जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं सामान्यतया राज्य सरकारों को निहित होती हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, आप ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों कि 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी राज्य का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, ये भी सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, तो ये आपका सही उत्तर नहीं है। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। और ऑप्शन डी कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं, तो ये आपका सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 और 250 जो हैं वो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित हैं, और अनुच्छेद 248 ये आपके अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुंछी आयोग निम्नलिखित संबंधों में किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो आप जान लीजिए पुंछी आयोग की स्थापना केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा के लिए किया गया था, और अप्रैल 2007 में, याद रखिएगा, अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। और दोस्तों केंद्र राज्य जो है उनके मध्य संबंधों से संबंधित अन्य समितियों में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार कमेटी 1969 और सरकारीय आयोग 1983 का गठन किया गया था। तो पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों के मध्य समीक्षा से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य व्यवस्था से ही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत किन समुदायों को शामिल किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। तो आप देखिए, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी, इनमें से किन समुदायों को हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो आप जान लीजिए, हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख, यानी 1, 2, 3 बौद्ध, जैन और सिख को शामिल किया गया है, इसमें पारसी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के साथी से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि ये एक वाद था। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल माना है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अपने पसंद के जीवन साथी से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो है माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार तथा बलाश्रम का प्रतिषेध किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध ये आर्टिकल 24 में दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि सही सुमेलित नहीं है। और आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 25 नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्रेरणा मिलती है?
अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A या अनुच्छेद 47 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मिड डे मील कार्यक्रम को प्रेरणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 से मिलती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, वर्ष 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक संस्था द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL में अनुच्छेद 21, 39 क और अनुच्छेद 47 के आधार पर मिड डे मील को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सही माना गया था। तो मिड डे मील कार्यक्रम को अनुच्छेद 47 से प्रेरणा मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 20 सब सेक्शन 3। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सब सेक्शन नहीं दिया गया है, तो अनुच्छेद 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है, आपको बताना है। ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा ये अधिकार भारतीय नागरिक और गैर भारतीय नागरिक दोनों को ही प्राप्त है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान विदेशी नागरिकों को भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में बुनियादी ढांचा या जिसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहा जाता है, प्रतिपादित किया गया था? तो सही उत्तर है केशवानंद भारतीवाद, और ये वाद 1973 का है, 1973 का वाद है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के बुनियादी संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, और इसमें ये निर्णय दिया गया था कि संसद जो है भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, इसको छोड़कर अन्य किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और इसमें देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, बिल्कुल सही है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य एक पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना है, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो इसमें 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। कूट देख लेते हैं, ऑप्शन सी 1 और 2 सही हैं, कथन 3 आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये वाद योग्य हैं, ये दूसरा है कि ये किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तीसरा है कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप देख लीजिए कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। ये वाद योग्य है, ये गलत है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, क्योंकि ये किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। और नीति निर्देशक तत्वों को आप जान लीजिए कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य विज्ञान से संबंधित है। उत्प्रेरक और इनका उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, इसका सुमेलन आपको करना है। लोहे का चूर्ण का प्रयोग हैबर विधि से अमोनिया उत्पादन में किया जाता है। निकिल का प्रयोग वनस्पति तेल से
कृत्रिम घी के निर्माण के लिए, या जिसको हम वनस्पति घी कहा जाता है कहते हैं, उसके निर्माण के लिए। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। इसका प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के संश्लेषण के लिए और गर्म एल्यूमिना का प्रयोग एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन देख लेते हैं। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और इसमें आपके सूची 1 में रसायन के नाम दिए गए हैं और दूसरा है उनसे उत्पन्न कलर यानी रंग। तो देखिए, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड दोस्तों चटक लाल रंग के ग्लास निर्माण में प्रयोग होता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड ये ब्लू और ग्रीन ग्लास के प्रयोग में। क्रोमिक ऑक्साइड का प्रयोग हरे रंग के ग्लास के निर्माण में और फेरिक ऑक्साइड से भूरा रंग प्राप्त होता है। तो 1, 2, 3 और 4 ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर विचार के द्वारा आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए कि नियान को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि नियान को स्ट्रेंजर गैस नहीं बल्कि स्ट्रेंजर गैस जेनान को कहा जाता है। जेनान, XENON, जेनान गैस है, इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, नियान को नहीं। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख गैस है, तो सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उर्वरक के प्रयोग द्वारा मृदा के पीएच मान में सर्वाधिक कमी होगी? देखिए, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से उर्वरक या फर्टिलाइजर के प्रयोग के द्वारा मृदा के पीएच मान में सर्वाधिक कमी होगी। तो सही उत्तर है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन डी। दोस्तों, अमोनियम सल्फेट जिसको NH4 का ट्वाइस SO4 कहा जाता है, ये मृदा में सबसे अधिक अम्ल छोड़ता है और इसके कारण मृदा के पीएच मान के अम्लता में कमी आती है। और आप जानते हैं पीएच मान में कमी या सेवन से कम होना ये अम्लीयता का सूचक है और सेवन से अधिक पीएच मान ये क्षारकता का सूचक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी परमाणु नाभिक का समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, किसी परमाणु नाभिक का समस्थानिक वो नाभिक है जिसमें परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तो परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार भिन्न का मतलब होता है, इसका मतलब कि प्रोटॉन समान संख्या में लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, समस्थानिक वो नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता के जनक कौन है? पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकरूल या ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है रेडियो एक्टिविटी के जनक हेनरी बेकुरल हैं दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए 1896 ये वर्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1896 में एंटोइन हेनरी बैकुरल नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक द्वारा स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिए, सूची 1 में फल और सूची 2 में खाने योग्य भाग दिए गए हैं। सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। नारियल का खाने योग्य भाग जो है भ्रूणपोष होता है। काजू का आप देखिए ये पुष्प वृंत होता है जो कि खाने योग्य भाग होता है। और अनन्नास का परिदल पुंज जो है ये खाने योग्य भाग होता है। तो आप देख सकते हैं 2, 4, 1 और 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2, 4, 1 और 3। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? यहाँ पर देखिए एब्सिसिक एसिड,
फ्लोरीजेंस, ट्राउमैटिन, थायरॉक्सिन और जिब्रेलिन्स। इसमें से आपको ये चयन करना है कि कौन से पादप हार्मोन नहीं हैं। तो आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर थायरॉक्सिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, केवल 4। अन्य जो है एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धिरोधक हार्मोन है। ट्राउमैटिन पौधों में जख्म भरने के लिए सहायक है। फ्लोरीजेंस फूल खिलाने में मदद करता है और जिब्रेलिन्स ये अंकुरण में सहायता करता है। तो थायरॉक्सिन दोस्तों ये पादप हार्मोन नहीं है। शेष आपके पादप हार्मोन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देख लीजिए कि कथन है, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और कारण है कि ल्यूवेनहाक ने ही सबसे पहले जीवाणु यानी बैक्टीरिया नाम दिया था। तो आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो आप जान लीजिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। और ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले जीवाणु या बैक्टीरिया नाम दिया था, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जान लीजिए कि जीवाणु की खोज हालैंड के निवासी एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई थी। इस कारण इन्हें बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले जीवाणु नाम किसने 1829 यानी 1829 में एहरेनबर्ग द्वारा इसका नाम जीवाणु दिया गया था। और विषाणु की खोज का श्रेय रूसी वैज्ञानिक इवान विस्की को दिया जाता है। तो ए सही, आर गलत हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन हैं? तो सही उत्तर है, पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसको साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक जोनास ई साल्क हैं। और आप जान लीजिए कि एडवर्ड जेनर ने चेचक और लुई पास्चर ने रेबीज के वैक्सीन की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी बैक्टीरिया का पता लगाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलित आपको बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जीनिकोलॉजी ये जीवों के जातियों में विभेद का अध्ययन करता है, तो बिल्कुल सही है। जियोडेसी ये भूगणित ज्ञान का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं। आर्बोरिकल्चर जो दिया है कि लाभदायक जीवाणुओं का विकास और अध्ययन, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत दोस्तों वृक्ष उत्पादन संबंधी अध्ययन से संबंधित है आर्बोरिकल्चर, और ये लाभदायक जीवाणुओं के विकास और अध्ययन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहा जाता है? आसुत जल से बनी बर्फ को, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या निर्जलित बर्फ को? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का जलीय घोल प्रकृति में कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या अर्धक्षारीय? तो उत्तर है दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये अम्लीय होता है। और आप जान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रकृति में अम्लीय होता है। इसी कारण कॉपर सल्फेट का जलीय घोल भी अम्लीय होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? याद करिए, सोडियम थायोसल्फेट, कैलोमेल, अमोनियम परसल्फेट या सिल्वर आयोडाइड? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है और इसका उपयोग फोटोग्राफी में एंटी क्लोर के रूप में होता है, जो कि क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कीट नहीं है? जुगनू, मच्छर, खटमल या मकड़ी? तो सही उत्तर है मकड़ी, ऑप्शन डी। दोस्तों मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की जंतु है, जबकि अन्य जो जीव हैं जैसे जुगनू, मच्छर और खटमल ये कीट के अंतर्गत आते हैं। कीट वर्ग का विशिष्ट गुण 3 जोड़ी यानी 6 पाँव होते हैं, जबकि मकड़ियों के 8 पाँव होते हैं, इसलिए मकड़ी कीट के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट सॉल्व किया और ये प्रश्न स्तरीय प्रकार के हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड के सामान्य अध्ययन खंड और अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन यानी GS के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।